हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है ट्रिग्नोमेट्री जो क्लास 11 के ऊपर है। उसके अंदर मैंने काफ़ी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कराए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए चेक करिए और उसको देख लीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको मालूम है कि ट्रिग्नोमेट्री से पूछेगा 11 क्लास से, और ये जो हम लोग करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। यहाँ से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। 3 क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा और आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आपका अगर बुक खोलोगे, ओपन करोगे, तो उसके अंदर 3.1 का जो एक्सरसाइज है वहाँ से क्वेश्चन आने के चांस है, जिसमें जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ये होता है। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका 3.2 से आने के चांसेस है, ठीक है। और तीसरा जो क्वेश्चन है आपका 3.3 जो है, जहाँ पे इन्वर्स वाला ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स जो है वहाँ से आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो इसी तरह हर साल पूछता है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। आज हम लोग जो है 3.1 के ऊपर जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये एमएसटी सेट जो है 2016 का क्वेश्चन लिया गया है ना। 2016 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उस पर मैंने हर तरह के क्वेश्चन लिया जो भी आ सकता है एग्जाम में। तो भाई ये जो है 16 का क्वेश्चन था जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, है ना। जनरल सॉल्यूशन अपने को मालूम करना है। एक प्रिंसिपल होता है, एक जनरल सॉल्यूशन होता है। और जनरल सॉल्यूशन में आपको मालूम है जनरल सॉल्यूशन का जो फॉर्म होता है वो पता होना चाहिए, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो होता है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और मैं ये समझता हूँ कि आपको पता ही होगा, तभी तो आप एग्जाम देने जा रहे हैं, और एग्जाम जल्दी आपका खत्म हुआ 12 का, तो आप बेसिक चीज़ें आपको मालूम होगी। फिर भी मैं रिवाइज करूँगा। क्या दिया, 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 दिया है हमारे पास। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई 10 जो है स्क्वायर ये एक्स दिया है, ओके। अच्छा, मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ, तो आप बोलोगे सर 1 को आप चाहो तो लिख सकते हो 10 45, ठीक है। बोलोगे सर 10 45 आप लिख सकते हो। हाँ भाई, हम तो 10 45 लिख सकते हैं 1 को, है ना। तो कोई हर्ज नहीं है, 10 45 लिख दी हमने यहाँ पे। और 1 को चाहे तो स्क्वायर भी लगा सकते, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ने वाला है। तो यहाँ पे 10 45 हमने ले लिया π/4, ओके, कोई हर्ज नहीं। अब अगर आप गौर करोगे तो ये जनरल जो इसका इक्वेशन होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होता है, वो आपका आ गया। गौर करो कैसा रहता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, आपको पता ही होगा, अच्छे से पता होगा कि भाई जो 10 होता है, 10 थीटा इक्वल टू होता है 10 अल्फा के, है ना। 10 स्क्वायर दिया रहेगा। और इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है ना, जनरल सॉल्यूशन का फॉर्म क्या होता है आपको पता ही होगा। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, अगर पावर है तो n थीटा जो इक्वल टू होगा n पाई, ठीक है, प्लस माइनस अल्फा, ये होता है, ये फॉर्म होता है, आपको अच्छी तरह से पता होगा। क्लियर है, बच्चों को पता होना भी चाहिए। ये फॉर्म होता है अगर स्क्वायर रहता है, और ये इसी के लिए नहीं है, साइन स्क्वायर जब रहेगा यहाँ पे, मान के चलिए साइन स्क्वायर एक्स है इक्वल टू हो जाएगा किसके, है ना, साइन स्क्वायर। देखो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, साइन वाला भी लिख देता हूँ ताकि आप भूलोगे नहीं। साइन स्क्वायर अगर आ गया यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे लिखोगे साइन स्क्वायर अल्फा, ये आ गया। एक फॉर्मूला और भी है, कौन सा, साइन के अलावा कॉस, अगर कॉस आ जाता है तो कॉस के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। सेम चीज़, कलर मैं ऑरेंज में ही लेता हूँ। कॉस स्क्वायर में है थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, तो भी आप यही सेम फॉर्म में लिखोगे, है ना। इसका जनरल सॉल्यूशन ऐसे ही होगा। आपको कुछ नहीं करना, आगे वैल्यू पुट कर देना। तो मेरे भाई वैल्यू कहाँ पुट करोगे, थीटा जो है दिया है ना, थीटा का थीटा, है ना, थीटा का थीटा रहेगा, तो ये वैल्यू आपका ये सॉल्यूशन रहता है। थीटा का मैं थीटा ही लिख देता हूँ, एन पाई, ओके। आपको क्या लेना, एन पाई लेना। थीटा की जगह यहाँ पे वैसे एक्स लिया गया है ना, थीटा की जगह एस लिया गया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को एन की वैल्यू चाहिए ना। तो यहाँ पे देखो एन है, एन ले लेते, पाई ले लिया, ठीक है। और क्या है, प्लस माइनस लगा दिया। अल्फा क्या अपने पास आया, देखो अल्फा की जगह हमने क्या लाया, अल्फा की जगह π/4 लाया, दिख रहा है ना। अल्फा की जगह हमने क्या लाया, π/4 लाया, ठीक है। थीटा की जगह एक्स था, थीटा की जगह क्या था, एक्स था, और अल्फा की जगह क्या है, π/4, तो यहाँ लिख दो π/4। तो आपका कौन सा आंसर इससे कॉपी कर रहे हैं, देखो कौन सा आंसर आ गया भाई आपका। देखिए ये ऑप्शन नंबर सी आपको नजर आ रहा है कि सेम टू सेम है, तो ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। हर बच्चे को समझ में आ गया, और समझ में आना भी चाहिए, है ना। काफ़ी आराम से मैं समझा रहा हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन देखते। अब कॉट एक्स की वैल्यू जो है -√3 दे दिया है, ठीक है। अच्छा, कॉट एक्स की वैल्यू दी है, तो कॉट एक्स तो अपने को मालूम नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, tan x बना लेते हैं। तो कॉट का इनवर्स जो होता है उसका उल्टा कर दो तो tan बन जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं भाई हमारा जो tan होगा वो tan क्या होगा, हमारे पास tan जो होगा tan x
ये आ जाएगा 1/√3, क्या आ जाएगा 1/√3। अब ये मुझे बताओ कि 1/√3 तो हमने बना दिया। अब इसमें सवाल ये उठता है कि भाई यहाँ पे क्या लिखना है। तो यहाँ पे 1/√3 कब होता है 10, तो आप बोलेंगे सर 10 1/√3 होता है 30 के ऊपर, और 30 को रेडियन फॉर्म में जो लिखा जाता है π/6 लिखा जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं 10x = -10 π/6 लिख दिया हमने। यहाँ तक तो ठीक है। देखो मैं एक एक चीज़ें लेके चलता हूँ, और जिनको मालूम हो फटाफट लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें अगर आपको मालूम है तो वो स्टेप आप छोड़ भी सकते हो। तो भैया हमको समझ में आ गया कि भैया इस तरीके से करने से अपने को टेंशन ही नहीं, अपन तो सॉल्यूशन ला सकते हैं। तो फिर कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा। तो क्या जुगाड़ हो सकता है? तो बोलेंगे भाई क्या जुगाड़ हो सकता है, तो बोलेंगे -10 जो है उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 को पॉजिटिव कब होता है, 10 नेगेटिव कब होता है? 10 सेकेंड में नेगेटिव हो जाएगा, फर्स्ट में पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये रूल मालूम है ना आपको, ये पता भी होना चाहिए आपको, है ना। 10 पॉजिटिव क्या होता है, 10 थर्ड वाले में, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, थर्ड में पॉजिटिव होता है, ठीक है, और फर्स्ट में पॉजिटिव होता है। और नेगेटिव कहाँ होता है 10, तो नेगेटिव आप बोलोगे सर नेगेटिव जो होता है यहाँ होगा और यहाँ होगा 10 नेगेटिव, ठीक है। तो 10 सेकेंड क्वाड्रेंट के हिसाब से अगर चलना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, आप इससे पहले सॉल्व भी किए होगे, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं 10x = 10, सेकेंड में जाना है तो क्या करेंगे, पाई से पाई माइनस, है ना, पाई से माइनस कर दो, ये हो गया पाई माइनस π/6, ठीक है। तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो जाएगा, ये आपको मालूम है, ठीक है। क्या आपने क्वेश्चन सॉल्व भी किया होगा। अब मेरे भाई इसके बाद क्या करना है, इस बात को समझना थोड़ा सा, है ना। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6 और 1, है ना, 6 × 6 हो गया और 1 माइनस हो गया, 6 × 6 और 1 माइनस हो गया, 5 हो गया। तो आपने लिख दिया 5π, आपने लिख दिया 5π/6, ठीक है। अब 10x जो बन गया आपका ये बन गया, ठीक है। अब 10 का जो आपको मालूम है कि 10 जो रहता है उसका इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, 10x = या tan θ = होता है tan अल्फा, ठीक है। और उसका जनरल सॉल्यूशन आपको याद होना चाहिए। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है आपको याद होना चाहिए। क्या होता है भाई जनरल सॉल्यूशन, तो हमको मालूम कि θ = होता है ना, 10 के लिए अगर बात करें तो 10π + अल्फा, ये जनरल फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ पे दिया भी है सब जगह ऑप्शन। अब ऑप्शन में बस आपको ये तलाश करना था, ये आपको अगर याद रहता है, ये पार्ट अगर यह पार्ट आपको याद रहेगा तो सीधा आप ऑप्शन में तलाश करोगे। सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो ऐसा नजर आ रहा है, यही हमारा राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। दिख रहा है, तो यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो nπ + 5π/6। तो आपको इतना सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, आप यहाँ तक सॉल्व किया, आपको सीधा नजर आ रहा है कि सिर्फ यही ऑप्शन अलग है, आपने क्लिक करके आगे बढ़ गया, ठीक है। ये हो गया एक तरीका सॉल्व करने का। अब दूसरा तरीका सॉल्व करने का और भी हो सकता है, अगर हम लोग यहाँ पे 0 ले लेते हैं, मान के चलो अगर मैं इसको 0 ले लेता हूँ n की जगह, तो पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। और आपको मालूम होना चाहिए कि भाई इसके अंदर जो होता है ये कभी कर सकते हो जब आपको कई चीज़ें दिमाग में हो, पूरा एक्सपर्ट हो थोड़ा। तो देखो आपका आंसर क्या हो सकता है, +- π/6 + π/6 हो सकता है, +- तो +- वाला तो ऑप्शन होगा ही नहीं आपका, क्योंकि आपको अच्छे से मालूम है कि ये फॉर्मूला है ही नहीं। हमारा फॉर्म क्या है ना, ये फॉर्म हो सकता है, या तो ये आंसर हो सकता है, ये तो डी हो सकता है, दोनों में से एक हो सकता है। अब मुझे ये बताइए कि भाई मेरे π/6 कहाँ होता है। π/6 जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और आंसर किसमें आपका नेगेटिव है, ठीक है। π/6 कहाँ आएगा, π/6 तो यहाँ पे आएगा ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और आंसर आपका नेगेटिव होगा, तो जाहिर सी बात है ये आपका आंसर होने वाला नहीं, क्योंकि ये किसमें आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो जाहिर सी बात आपका आंसर क्या आएगा, आंसर ये आएगा, डी आपका आंसर आएगा। क्लियर, जब ये नहीं आएगा तो वही आएगा। तो हर बच्चे को समझ में आ गया कैसे करना था, ठीक है। और ये क्वेश्चन है, इसको भी वैसे ही कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हो बिना कुछ सॉल्व किए। हमको बस मालूम होना चाहिए कि भाई ये क्या होता है, 1 कितना होता है, π/4 होता है, और हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, प्लस और माइनस में होता है। तो ये आंसर तो नहीं होता हमारा, पहले ही हम बोलते हैं कि भाई ये आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। हम तो डायरेक्ट बोल सकते थे, हमको नहीं भी बच्चा मालूम है ना तो भी हम लोग बोल सकते हैं, फॉर्मूले अगर हमको याद है
हमको क्या मालूम है, हमको सिर्फ ये फॉर्म याद है ना, जनरल सॉल्यूशन का फॉर्म जो है अगर वो मालूम है तो हम कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ प्लस माइनस यहाँ पे आता तो यही हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आराम से पढ़ेंगे। अगर जो पॉइंट नहीं समझ रहा है वीडियो को थोड़ा सा पॉज करना या रिवाइंड करके पीछे जाके दोबारा देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का देखो आसान तरीका है, बस इतना याद रखो कि पॉजिटिव किस में आता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन लेने का, है ना, और 1 दिया है यानी 10 जो है पॉजिटिव रहेगा। तो थीटा की वैल्यू पॉजिटिव में है तो हम ये बोलेंगे भाई यहाँ पे पहले में पॉजिटिव है दूसरे में पॉजिटिव, तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन आएगा एक यहाँ पे सॉल्यूशन आएगा, तो टोटल 2 सॉल्यूशन होंगे इसके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन tan थीटा कॉट अल्फा दिया हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कॉर्ड को जो है ना आपको tan में चेंज करना पड़ेगा। तो भाई हम लोग कर लेते, इस tan थीटा है और कॉर्ड को हम लोग को tan में चेंज करना है ना, कॉर्ड को चेंज करके tan में लाना है ना, तभी उसका जो जनरल क्या बोलते हैं अपना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बनेगा। तो कॉर्ड को चेंज करने के लिए क्या करेंगे मेरे दोस्त, बता मुझे। तो आप बोलेगा सर इसके लिए ना एक काम करते हैं हम लोग, चेंज होना चाहिए ना, तो चेंज कब होगा, जब हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो चेंज हो जाएगा बिल्कुल, या तो थर्ड में रहेगा तो चेंज हो जाएगा। सेकंड में लाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि सेकंड में जब आप ला रहे हो तो क्या होगा मेरे दोस्त, सेकंड में जब लाओगे तो चेंज होगा तो गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि माइनस में हो जाएगा। मगर फर्स्ट में और थर्ड में पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि अपने को मालूम है कि जो 10 जो होता है, अभी कुछ देर पहले बताया था, 10 इसमें पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और थर्ड में। ठीक है, तो हम लोग लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 10 पाई बाय 2 माइनस अल्फा था ना, अल्फा। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया ना, 90 में से माइनस करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये अपने को अच्छे से मालूम है। क्लियर हो गया? तो भाई ये हो गया आपका जनरल फॉर्म जो हो गया है ना, जनरल सॉल्यूशन के लिए जो इक्वेशन बनता है वो हो गया। और जनरल सॉल्यूशन तो आप ही को पता है अच्छे से, क्या पता है भाई, कि हमको ये पता है कि थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, ये होता है, हमको अच्छे से पता है। ठीक है, ये बातें तो पता है, बस वैल्यू पुट करना आपको, बस वैल्यू पुट कर देना आपको। ठीक है, अब देखो ये कहाँ पे आ रहा है, वही सॉल्यूशन होगा। कहाँ पे आ रहा है, पाई बाय 2, पाई बाय 2 कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है पाई बाय 2, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे माइनस नहीं प्लस है तो गलत हो गया, फिर ये 2 बार है खत्म, n पाई लगा हुआ है यहाँ पे भी वहाँ पे भी, ये भी गलत हो गया आपका, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, पाई बाय 2 माइनस ये सही फॉर्म में बन रहा है, बाकी सब फॉर्म में बन नहीं रहा था। और आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ये फॉर्म अगर आपको याद रहता ना तो आप डायरेक्ट भी बता सकते थे, डायरेक्ट देखकर कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं थी। सीधा अगर आपको ये फॉर्म याद है ना तो कुछ नहीं, खत्म। आप डायरेक्ट बोलेगे सर ये देखो यहाँ पे प्लस माइनस हो रहा है, ये तो जुगाड़ हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये दोनों तो नहीं होगा, ये दोनों ऑप्शन तो डायरेक्ट कट जाता, फिर प्रॉब्लम कहाँ होता है, सिर्फ ये दोनों में प्रॉब्लम होता। ठीक है, बट फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है क्योंकि यहाँ पे उसको चेंज करना था, है ना, पॉजिटिव था, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ये सेकंड क्वाड्रेंट जा रहा है, यहाँ पे नेगेटिव हो जा रहा है, तो ये तो आंसर नहीं होगा, मतलब ये होगा। क्लियर? चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में tan 3x दिया है और 1 दे दिया है, और अपने को भाई सॉल्व करना है जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan का जनरल सॉल्यूशन लाने का। ठीक है, तो tan का अगर जनरल सॉल्यूशन लाने का तो अपन बोलते यार क्या हो सकता है। देखो अगर ऑप्शन देखिएगा तो ये दोनों तो कट गया। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन तो डायरेक्ट कट गया, अब या तो बी होगा या तो ए होगा। ठीक है ना, बी ए होगा, क्योंकि फॉर्मूला जो tan का हमने कुछ देर पहले ये देखा, n पाई प्लस अल्फा, ये फॉर्मूला होता है, तो या तो ये आंसर हो सकता है या तो ये होगा। ये क्लियर हो गया। और अगर मैं गौर करूं तो आंसर क्या होगा, बी होगा, क्योंकि ये 3 कहीं ना कहीं जाके नीचे उधर उस तरफ जाएगा और मल्टीप्लाई करेगा नीचे की तरफ जाके, तो आपका आंसर जो होगा x होगा, ये होगा आपका आंसर, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, खत्म हो गया। देखो सॉल्व करके देखना है तो देख सकते हैं हम लोग, कोई हर्ज नहीं है, मगर डायरेक्ट हम लोग समझ लिए क्योंकि 3 इधर पे जाके मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया। अब बोलेंगे सर कट भी तो सकता था। ठीक है, कट सकता था तो फिर यहाँ पे कट जाता, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई होता ना। ठीक है, चलो भाई यहाँ पे देखते कैसे हैं, इसको कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि सर करके बताइए तो चलो करके दिखाते हैं, इसको कैसे करना है ट्राई करते हैं। डायरेक्ट भी तो हो ही सकता था ना। तो tan 3x है, तो भाई यहाँ पे लिख देता हूँ मैं tan 3x लिख देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ब्लू से ले लेता हूँ। चलो tan 3x है तो हमने लिख दिया tan 3x हो गया यहाँ पे। और 1 की जगह क्या लिख सकते हो आप, तो यहाँ पे 1 की जगह आपको लिखना है तो tan 45 लिख सकते हो। ठीक है, बरोबर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया tan 45, tan पाई बाय 4 लिख दिया। ठीक है,
1045 होता है, 10π/4 लिख दिया हमने। अब देखो इसके अंदर जो 10x हो गया वैल्यू है, इसमें वैल्यू पुट करना है, तो 3x हो गया n π/4 हो गया। अब 3 इधर पे आएगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 हो गया और पाई 12 हो गया, आ गया आंसर। बस इतना ही सॉल्व करना था, x की वैल्यू इतनी आ गई, देखा कितना आसानी से हो गया। तो वही मैं डायरेक्ट बोल सकता था कि भाई ऐसे डायरेक्ट कर सकते थे आप। ओके, तो यहाँ पे कुछ 3 तगड़ा लग सकता है क्या, यहाँ पे भी लग सकता है 3 तगड़ा, बट यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़ किया क्वेश्चन में, है ना, नॉर्मल नहीं दिया बल्कि कॉमन निकाल लिया बाद में। अब कॉमन निकाल के थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया आपको, है ना, कॉमन निकाल के थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। अब चाहो तो कॉमन को ब्रैकेट को ओपन करके सॉल्व करके चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं ब्रैकेट को ओपन कर देता हूँ, देखो चलो डायरेक्ट हम लोग आंसर निकाल सकते हैं क्या इसका, इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं कि नहीं। ऑप्शन खोल दो फटाफट, अगर खोल सकते हो तो। अगर यहाँ पे ऑप्शन खोल दूंगा मैं, तो देखो यहाँ पे सब डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो ये डायरेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम जाएगा, जितना डायरेक्ट में करोगे ना थोड़ा कन्फ्यूज़ होगा, मतलब ऑप्शन से करोगे तो थोड़ा टाइम जाएगा, और नॉर्मल तरीके से भी करोगे तो उतना ही लगेगा। तो इससे बेहतर है कि हम लोग नॉर्मल तरीके से कर लेते हैं। तो इसको यहाँ पे स्पेस नहीं, इसको अगले पेज पे कर लेते हैं। अगले पेज पे करता हूँ 10 3x cot x, यहाँ पे 10 3x cot x है। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, फटाफट हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 10 3x है ना भाई, यहाँ पे cot x है तो यहाँ पे चेंज कर लो 10 3x। यहाँ पे cot की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से चलना है अपने को, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखना है। तो यहाँ पे लिखोगे π/2x हो गया, π/2x हमने कर दिया। अब π/2x हो गया तो यहाँ पे देखो क्या होगा, 10 3x है, ओके बढ़िया। तो यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन जो है आपका मालूम ही, आपको n पाई प्लस अल्फा ये होता है, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, तो वैल्यू पुट करोगे क्या होता है, थीटा के बराबर होता है ना। तो यहाँ पे हो गया 3x यहाँ पे लिखोगे, 3x के बाद क्या लिखोगे मेरे भाई, n पाई प्लस अल्फा की जगह π/2 माइनस x लिखोगे, तो यहाँ पे लिखोगे अल्फा की जगह π/2 माइनस x, हो गया बरोबर। अब इसके बाद क्या करोगे, अब इसके बाद माइनस x है, माइनस x इस तरफ चले जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस x इधर गया तो 3 के पास जब जाएगा यहाँ से उठेगा, शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग, देखो इसको हमने शिफ्ट कर दिया यहाँ से, इसको यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे लाएंगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जाके क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस कर दो, जब यहाँ पे जाएगा तो 4x बन गया, और ये आपका आ गया n पाई, ठीक है, n पाई हो गया। अब यहाँ पे n पाई होने के बाद ये हो गया आपका प्लस π/2, ओके। अब 4 तो यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो 4 को उस तरफ शिफ्ट कर दो आप, 4 को इस तरफ लेके भगा देंगे हम लोग, तो क्या आएगा मेरे भाई, 4 को इस तरफ भगा दो आप, तो क्या आएगा, देखो 4 को जैसे ही भगाओगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू, ये हो जाएगा n पाई/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8, ठीक है। 4 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा। बट अपने को आंसर इसमें नहीं दिया था, बल्कि अपने को आंसर किस में दिया था, कॉमन निकाल के दिया था। तो एक काम करो, 8 को बाहर निकालो, क्योंकि यहाँ पे कई चीज़ों को बाहर निकाला गया था, देखिए ना आप ऑप्शन में सब बाहर निकाला गया, देखो ये कॉमन निकाला गया है ना, जो बाहर आया मतलब कॉमन निकाला गया। तो कॉमन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ओके, यहाँ पे हम लोग पहले सेम कर देते हैं, डेनोमीटर को सेम कर दोगे तो कॉमन निकाला जा सकता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक काम करता हूँ, n पाई/4 π/8। तो डेनोमीटर को सेम बनाने के लिए मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऊपर भी नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डेनोमीटर सेम हो गया मेरा। तो ये डेनोमीटर हमारा सेम हो गया, तो ये हो गया आपका 2n पाई/8, ये हो गया 8, ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर डेनोमीटर सेम है तो डेनोमीटर को आप क्या करोगे, 1 टाइम भी लिख सकते हो, बट इसको कॉमन भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो दोनों जगह कॉमन क्या है, तो बोलोगे सर दोनों जगह कॉमन, देखो π/8 दोनों जगह कॉमन है, तो π/8 को बाहर निकाल दो, तो यहाँ क्या बचेगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है 2n बचेगा, ठीक है, तो यहाँ से 2n बचेगा बिल्कुल, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा +1, ठीक है, π/8 तो बाहर निकल गया तो बचेगा +1, तो 2n + 1 कॉमन क्या निकला, π/8। तो ये हमारा आंसर रहेगा, ये ऑप्शन में रहेगा, आप चेक कर लो। तो कौन सा ऑप्शन है, तो π/8, 2n + 1 π/8, ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कॉमन निकाल के सॉल्व कर लिया क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया होगा। चलो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, आगे बढ़ते फिर। चलो ये अगला क्वेश्चन कहाँ गया भाई मेरे, ये क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और है, इसके बाद और भी क्वेश्चन है। क्लियर, कितनी क्वेश्चन है मेरे दोस्त, चलो
जो भी क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसको कर लेते। तो कैसे करेंगे, द जनरल सॉल्व वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको करना तो पड़ेगा भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ले जाके सॉल्व करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, चलो कर लेते इसको, फटाफट करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। साइन को हम लोग टी मान लेते हैं, साइन को क्या मान लो, टी मान लो, क्लियर। तो साइन को टी मान लोगे तो ये फॉर्म इस तरह से बन जाएगा और यहाँ हो जाएगा टी, और 2 को इस तरफ शिफ्ट करोगे तो राइट में 0 बचेगा, 2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक बन गया। अब कोई ऐसा नंबर लो जो मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ठीक है। तो आप बोलोगे 2 1 जा 2 होता है, बिल्कुल 2 1 जा 2 होता है ना। माइनस यहाँ प्लस लगेगा, ठीक है, माइनस लगेगा और प्लस लगेगा, देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है ना, ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगेगा यहाँ पे माइनस लगेगा, और आंसर जो होगा उसका उल्टा होगा। जो आंसर आपका आएगा वो आंसर क्या आएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस हो प्लस, तो आपका आंसर ये आएगा, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, ये हो गया आपका, एक आंसर आएगा t इक्वल टू -2 और दूसरा आंसर आ जाएगा t इक्वल टू +1, ठीक है। जो आप फॉर्म लिखते हो ना आंसर ठीक उसका उल्टा आता है, याद रहेगा आपको। तो ये हो गया t इक्वल टू 1 और -2 हो गया, क्लियर हो गया। यानी कि हमारा जो आंसर होगा एक साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा -2, दूसरा हो गया साइन थीटा इक्वल टू 1 हो गया। अब -2 एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे साइन का जो रेंज होता है आपको मालूम है, -1 से 1 साइन का रेंज होता है, ठीक है। यानी नंबर टेबल पे अगर हम लोग देखें इस तरीके से, तो इसके अंदर आपको ये समझना पड़ेगा, ये हो गया 1 2 3 और यहाँ पे हो गया -1 -2, ठीक है। और आपका रेंज कहाँ है, तो आप बोलेगे सर रेंज तो हमारा यहाँ से यहाँ तक है, हमारा रेंज तो यहाँ से यहाँ तक है, तो -2 तो बाहर हो गया ना, तो -2 तो आएगा नहीं, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं भाई, ये ले ही नहीं सकते। आप साइन थीटा इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। अब साइन 1 कब होता है आपको मालूम होना चाहिए, तो मेरे भाई साइन 1 कब होता है ये मुझे बता दो। तो बोले कि सर 90 पे 1 होता है, साइन 90 पे होता है, 90 मतलब π/2, तो ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, ठीक है। यही 90 π/2 मतलब 90 होता है। अगला ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है, चलो करते हैं इसको सॉल्व। क्या दिया, cot थीटा माइनस टेन थीटा, तो cot थीटा को अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, तो बोले कि सर cot थीटा को आप लिख सकते हो cos थीटा अपॉन साइन थीटा, बिल्कुल। और टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो बोलोगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 2, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा 2, और नीचे बन जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, ये बन गया आपका, ठीक है। अब अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, ठीक है, यहाँ पे 2 है ना कि 1/2 है, हाँ 2 है। अगर मैं यहाँ पे नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ओके, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब बोलोगे सर 2 से क्यों मल्टीप्लाई किए, मेरे दोस्त 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, फॉर्मूला, है ना। ये फॉर्मूला किसका बना आपको मालूम होना चाहिए, ये फॉर्मूला बन गया है आपका साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। साइन 2 थीटा का बच्चा यू फॉर्मूला हो ना, ये फॉर्मूला जो है साइन 2 थीटा का होगा, क्लियर हो गया। अच्छा ऊपर भी कुछ फॉर्मूला नजर आ रहा है ऊपर, तो बोले कि हाँ सर ऊपर भी नजर आ रहा है, ऊपर कौन सा फॉर्मूला नजर आ रहा है, अगर मैं देखूं तो मेरे दोस्त ऊपर भी नजर आ रहा है ये वाला पार्ट, ये भी एक फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम लोग कॉस 2 थीटा लिख देंगे ऊपर की तरफ, ये हो गया कॉस 2 थीटा, ठीक है। और ये 2 बचा हुआ है, 2 को ऐसे ही लिख दो, ठीक है। और राइट साइड में क्या लिखा हुआ 2, अब दोनों लेफ्ट और राइट में आपको 2 2 दिख रहा है, ये से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 बचा। और कॉस थीटा कॉस 2 थीटा अपॉन 2 थीटा, है ना, कॉस और अपॉन साइन कितना होता है, कॉट की इक्वल होता है, तो यहाँ पे कॉट लिख सकते हैं हम लोग, वहाँ क्या लिख सकते हैं कॉट, तो मैं यहाँ पे लिख दिया कॉट थीटा इक्वल टू 1, सॉरी कॉट 2 थीटा ना, कॉट 2 थीटा इक्वल टू 1 हो गया। बट अपने को मालूम है कि जनरल सॉल्यूशन किसका रहता है, टेन थीटा का हमको मालूम है, तो कॉट को 10 बना दो, उसका रेसिप्रोकल कर दो, और 1 का रेसिप्रोकल हमेशा 1 ही होता है, क्लियर हो गया, इतना तो आपको समझते ही है, ठीक है। अब tan 2 थीटा इक्वल टू 1 हो गया। अब थीटा 1 है ना, tan 1 कब होता है, 45 पे होता है, ये आपको पता ही होगा। तो भाई हम लिख सकते हैं ना tan 2 थीटा इक्वल टू 45, यानी कि tan 5/4 होगा। और आपको मालूम ही है इसका फॉर्म पता होना चाहिए, है ना, क्या फॉर्म होता है,
फॉर्म हम लोगों को पता है भाई कि सॉरी इसका फॉर्म जो है tan का जो फॉर्म होता है n जो रहता है n पाई प्लस रहता है, माइनस तो रहेगा नहीं, तो माइनस नहीं रहेगा तो ये तो गया, ये भी गया। अब ऑप्शन 2 हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है। अब ऐसे भी आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आपको मालूम है कि 2 उधर जाके डिवाइड कर देगा यानी कि मल्टीप्लाई कर देगा, तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 8 बन जाएगा, ठीक है ना, 8 बन जाएगा, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करना था, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता बाद में, ये आपको पता ही होगा। तो ये सॉल्यूशन भी आपको समझ में आ गया होगा, ये भी अच्छे से हमने कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन और देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है क्या आपको? चलो ले लो स्क्रीनशॉट भी। चलो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। चलो इसको भी करके देखते हैं कैसे करेंगे। तो भाई इसको करना है अपने को 0 से, x जो बिलोंग्स करता है 0 से π/2 यानी 0 से लेकर 90 के ही बीच में, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। और सेटिस्फाई द इक्वेशन sin x cos x 1/4 दिया है। तो ये फॉर्म, इसको हम लोग फॉर्मूला बना देते हैं ना, अभी कुछ देर पहले देखे थे, वही फॉर्मूला बना देते। देखिए कि लग रहा है sin cos x था ना, देखो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला बना दिया था, तो वैसे वहाँ पे भी करते हैं, फॉर्मूला बना देते डायरेक्ट, है ना, चक्कर ही खत्म होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर्मूला बना दिया हमने sin x cos x। अगर इधर 2 से मल्टीप्लाई किया तो जाहिर सी बात आपको यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये वाला पार्ट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गया, क्लियर। और नीचे क्या बच जाएगा, 1/2 बच जाएगा, यहाँ पे 1/2 बच गया। और 2 sin x cos x इसके इक्वल होता है, अभी देखा हमने sin 2x के इक्वल होगा, sin 2x के इक्वल होगा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ बच्चों कि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये तो अपने को क्लियर हो गया, ठीक है, x जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट से 1/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो 1/2 कब होगा, तो बोले कि सर 1/2 sin 2x 1/2 अगर मेरे को लेने का है फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी कि 30 लेने का है, ठीक है। तो अपने को क्या लेना है, sin 30 लेने का है भाई। यहाँ पे sin 30 1/2 यानी कि 30 होगा, 1/2 क्या होगा, 30 होगा। तो 1/2 30 यानी कि π/6 कितना हो गया, π/6 हो गया। तो ऑप्शन जो होगा 2 छंग 12, 12 तो होने वाला आंसर, बट और भी आंसर आ सकता है, यानी कि आपको वैल्यू पुट करना पड़ेगा एक बार, ठीक है, फॉर्मूले में पुट करके देखना पड़ेगा वैल्यू। इसके आगे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बड़ा दिख रहा है, मैं फटाक से बताऊंगा कैसे सॉल्व होगा। देखो अगर मैं x, क्या बोला है, x की वैल्यू बोला है ना, क्या बोला है यहाँ पे, x की वैल्यू, ठीक है, 0 से π/2, और जो ऑप्शन में दिया है वैल्यूज ऑफ x दिया है, क्लियर हो गया। अब कोई भी ऑप्शन ले लो, पहला ऑप्शन ले लेता हूँ, दूसरा ऑप्शन ले लूँगा, तीसरा ऑप्शन ले लूँगा। मान के चलो पहला नहीं लेता हूँ, है ना, अब यहाँ पे c ले लेता हूँ, मान के चलो, ठीक है। अगर मैं c ले लेता हूँ तो मेरे दोस्त π/4 दिया हुआ है, ठीक है, π/4 दिया है वो, अगर मैं π/4 रख देता हूँ यहाँ पर, यहाँ पे π/4 रख देता हूँ, ठीक है, 2 π/4 रख दिया, ठीक है, π/4 रखता हूँ, दोनों कट जाएगा, sin 90 आ रहा है यानी सेटिस्फाई कर रहा है ना, कटेगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये π/4 वाला हट जाएगा, और 8 भी रखोगे तो क्या हो जाएगा, π/4 बन जाएगा ना। यहाँ पे अगर 8 रख दोगे, मान के चलो यहाँ पे अगर आप 8 ले लेते हो, ठीक है, अब यहाँ पे sin 2 π/8 ले लेता हूँ मैं, ठीक है, और तुम 4 वाला क्या लेते, सीधा 8 ले लेते तो दोनों एक साथ कट जाएगा, तो यहाँ पे 8 ले लो तो ये क्या बन जाएगा, 4 sin π/4 बन जाएगा। अब π/4 कितना होता है, 1/√2, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यानी ये वैल्यू तो आ ही नहीं रही है ना, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये भी कट जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो मसला क्या है कि d आएगा कि a आएगा, ये हमारे लिए मसला है, ठीक है। अब इसमें देखो डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, π/12 कॉमन है, यानी कि ये तो हर जगह आने वाला है। अब यहाँ 5 π/12 है, तो ये थोड़ा बड़ा है, अब छोटा क्या है, π/12 है, π/12 ले लो आप। तो मैं लिखता हूँ sin 2 पाई की x की जगह π/12 लिख दिया, है ना। 2 से कटेगा कितना, मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ, तो 2 से कटेगा मतलब उसका हाफ हो जा रहा है, तो इसका हाफ हो जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, तो ये आप बोलोगे सीधा sin 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, sin 60, π/6 का मतलब होता है sin 60 हो जाता है, और sin 60 कितना होता है, √3/2 होता है, यानी कि ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। आपका सही आंसर ये होगा, ठीक है ना, आपका सही आंसर क्या होगा, यही होगा, ओके। तो हर बच्चे को समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करना है, ये चीज़ सेटिस्फाई करना चाहिए, अगर वो चीज़ सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो आपका आंसर बच्चा गलत है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ऑप्शन का इस्तेमाल करके 2 ही लाइन के बाद सीधा अपना आंसर निकाल लिया। क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे फिनिश करते हैं, यहाँ पे पहला पार्ट था हमारा, ठीक है। इसके बाद सेकंड पार्ट आएगा जो एक्सरसाइज नंबर 2 के ऊपर, हर एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन आने के चांस है, जो भी मैंने बताया तकरीबन हर तरह के क्वेश्चन करना है आपको। और कभी आपको क्वाड्रेटिक तौर पे आ गया क्वेश्चन, इस तरीके से क्वाड्रेटिक में दे दिया तो घबराने की जरूरत नहीं, कैसे सॉल्व करना है वो भी मैंने बता दिया था आपको, ठीक है।
तो चलो यहाँ पे जो अपना सेशन है उसको एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।